Biotechnology chapter 11 is going on, and in that chapter we have done till the tools of genetic engineering. Restriction enzymes tools we have discussed, competent host and cloning vectors. So these we have discussed. So today our topic will be the steps of genetic engineering, steps of rDNA technology. We will study that. So this is the topic, which is isolation of genetic material, DNA. This is the first step. अगर हम कोई rDNA बनाना चाहते हैं, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं बायोटेक में, तो हमें सबसे पहले फॉरेन जीन आइसोलेट करनी पड़ेगी. हमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना पड़ेगा. अब जेनेटिक मटेरियल हमें वेक्टर का भी आइसोलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर भी खुद सेल्फ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है. तो हमें वेक्टर का डीएनए भी आइसोलेट करना पड़ेगा, प्लस जो डिजायरेबल फॉरेन जीन है उसका डीएनए भी आइसोलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप यही होता है. Recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. Majority of organism, this is deoxyribo acid, nucleic acid और DNA. So majority organism में DNA genetic material की तरह काम करता है. In order to cut the DNA with restriction enzyme, DNA को कट करने के लिए restriction enzymes की मदद चाहिए होती है. It need to be in pure form और उसे प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ता है. उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होती. डीएनए को हमें प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है. हमें सिर्फ डीएनए चाहिए विदाउट एनी अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेल के अंदर तो और भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. सेल के अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए. तो हम इस तरीके से स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं कि हमें डीएनए मिल जाए. अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डीएनए सेपरेट आउट होके दिखा रखा है कि थ्रेड जैसा एक लेयर जैसा सब्सटेंस लूप में आ गया है, थ्रेड में आ गया है. तो उसे स्पूलिंग के थ्रू उसको किसी हुक के ऊपर रैप करके निकाला जा रहा है. तो इसी पैराग्राफ में इस डीएनए के आइसोलेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं. Since the DNA is enclosed within membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA. क्योंकि DNA membranes के अंदर है, सेल के अंदर है, तो हमको DNA को दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स से बचाकर सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ निकालकर फिर आइसोलेट करना होता है, सेपरेट करना होता है. हमें इसके लिए सेल को ओपन करना पड़ेगा. जब सेल ओपन होगा, ब्रेक करेंगे हम मेम्ब्रेन्स को, सेल वॉल्स को, तो डीएनए रिलीज हो जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी, आरएनए भी बाहर आ जाएगा, प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स भी, लिपिड्स भी, ये सब बाहर आ जाएगा. दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल. तो सेल को ब्रेक करना कैसे पॉसिबल होगा? हाउ कैन वी ब्रेक द सेल? So this can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme, cellulase, chitinase. तो इन एंजाइम्स की मदद से हम सेल के मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स को ब्रेक कर सकते हैं. लाइसोजाइम अगर यूज करेंगे तो बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक होती है. लाइसोजाइम ऐसी एंजाइम होती है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करती है. सेलुलेज एंजाइम अगर यूज करेंगे तो प्लांट सेल्स की सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल ब्रेक होती है. काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे तो फंगस की काइटिन कंटेनिंग सेल वॉल यूज होती है. तो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर तरह के सेल के डीएनए निकालने के लिए हेल्प कर सकते हैं.
You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. आप जानते हो कि genes long molecule of DNA है के अंदर हैं. DNA के molecule की segments को gene कहते हैं. और उस डीएनए मॉलिक्यूल में वो आपस में सुपर कॉइल हो चुका है प्रोटीन्स और हिस्टोन्स के साथ. द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज. आरएनए कैसे निकाल सकते हैं? आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट कर देंगे तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा. आरएनए स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो फिल्टर आउट हो जाएगा. वेयरएज प्रोटीन्स को भी हम अगर प्रोटीएज से ट्रीट कर दें तो प्रोटीन्स को भी ब्रेक कर सकते हैं. तो एट लास्ट जब हम ऐसे एक एक करके सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रीट कर देते हैं उनकी पर्टिकुलर एंजाइम से, तो वो तो रिमूव हो जाते हैं. और सिर्फ डीएनए की एंजाइम तो हम नहीं डालते, तो डीएनए अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बाकी मॉलिक्यूल्स तो अब रिमूव हो जाते हैं और प्योरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल को लास्ट में डालकर हम उस डीएनए को जिसको हमने इंटैक्ट रखा है, जिसको हमने अभी तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, उसे निकाल लेते हैं. समझ में आया ये डीएनए आइसोलेशन का स्टेप? निधि समझ में आया? निधि समझ में आया तुमको डीएनए आइसोलेशन का स्टेप? ओके. तो फिर उसमें अभी तक सिर्फ इतना ही किया है कि सेल को ओपन किया है, सेल वॉल ब्रेक करी है, सेल मेम्ब्रेन ओपन हो गई है और अंदर के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बाहर आ गए हैं. फिर एक एक मैक्रोमोलिक्यूल को उनकी रिस्पेक्टिव एंजाइम से ट्रीट करा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं. वो चीज़ें ब्रेक होके सेपरेट आउट हो गई हैं. पर डीएनए की एंजाइम नहीं डाली है, डीएनए को इंटैक्ट रखा है. तो लास्ट में डीएनए ही ऐसा पॉलीमर है जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर है. तो उसको फिर बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको इजीली रिमूव कर दिया गया है. लास्ट में उसको प्रेसिपिट आउट कर दिया गया है थ्रू द यूज ऑफ चिल्ड इथेनॉल. ये देखो लास्ट स्टेप्स लास्ट में ये लिखे हुए हैं कि द डीएनए रिमेनिंग कैन बी ultimately precipitate out after addition of chilled ethanol. This can be seen as a collection of fine thread in the suspension. Fine threads की तरह हमें डीएनए दिख जाता है. ये एक प्रैक्टिकल भी है डीएनए आइसोलेशन आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में, उसे भी आप देख सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाता है. उसमें हम स्पाइनिक या फिर अनियन, टमाटो, किसी भी प्लांट मटेरियल से डीएनए रिमूव कर सकते हैं आराम से इस मेथड को यूज करके. उसके स्टेप्स देखोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा. आज का काम यही है, उस प्रैक्टिकल के स्टेप्स आपको देखने हैं. मैं अभी लगा के देखने की कोशिश करती हूँ. अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा डीएनए आइसोलेशन तो आपको अच्छे से वो यहाँ पर काम आ सकता है. अभी समझ में आ जाएगा वो प्रैक्टिकल, इससे रिलेटेड टॉपिक है क्योंकि इसमें तो ट्वेल्थ के टॉपिक्स में यहाँ पर तो दिया नहीं हुआ है.
पॉलन जर्मिनेशन और ये बाकी प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। डीएनए आइसोलेशन का प्रैक्टिकल मैं चेक कर रही थी बट इसमें अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अलग से देखती हूँ अगर कहीं और अवेलेबल है। ये वीडियो देख पा रहे हो आप? डीएनए एक्सट्रैक्शन क्लास 12th। Nidhi, are you able to see this video? Expression of DNA. DNA is the genetic material found in all the living cells, and then DNA is the nucleus of it. Today we are going to explain DNA from a plant material. For this, we can take any plant material, but we prefer to take plant material which is lighter in color. This is cabbage juice which we have extracted by from cabbage, and we have filtered it using a mustard block. We can use onion. Any something can be used because all the cells contain a lot of nutrients, and the plant material is easy to take and collect. For this, we have to prepare the solution. For extraction of DNA, we are going to take and we have added 90 ml of water. It has to be shaken well, and it is NaCl, liquid detergent, and 90 ml of distilled. For extraction of DNA, we have to take a plant material. Here we are taking juice of cabbage, which has been extracted and filtered to a mustard. There at the break of the DNA and break down the cells, we are using papaya juice. Now, in a beaker, we are going to take 10 ml of detergent, salt, and water solution. Then ml of juice. And 2 to 3 ml of papaya juice. After it gets mixed, we pour it in the test tube. We take small amount, about 5 to 6 ml. And on the side, from the sides of this test tube, we are going to pour chilled ethanol. You have to be very, very careful that it has to be poured to the walls of the test tube. Chilled ethanol to be poured on the sides or walls of the test tube very, very slowly. And let this stand for about 5 minutes. After
wait for 5 minutes to track DNA. After 5 minutes, you will find a layer of DNA surfacing at the top of the cell tube. It can be taken out with the help of a rod on the sides. Roll the rod and you will find strands of DNA coming out. You see this layer here? It can be pulled out with the help of a glass. These are the strands of DNA that are sticking to the rod. Other than this, it can be pulled out through this is what you are going to get, and these are the strands of DNA. So DNA has got extracted. So this is the DNA extraction. So I hope you got that first point, and now we are going to move towards the second point. Now the second step of after DNA extraction, what we do as given in the NCERT, cutting DNA at specific location. This is the second step. So second step of genetic engineering is cutting of DNA at specific location. So when we have got the DNA, now it's time to make the cut at particular location. Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimum condition for that specific enzyme. Restriction enzyme की डाइजेशन करने के लिए हमें अब डीएनए को रखना पड़ता है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, थोड़ी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है सॉल्यूशन की, टेम्परेचर की, उस एंजाइम का, ताकि काम हो सके, और फिर वो एंजाइम पर्टिकुलर साइट्स पे डीएनए को कट कर देती है. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है, यूज किया जाता है मेथड to check the progression of restriction enzyme digestion. कि restriction enzyme ने कट प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया, उसको डिटेक्ट करने के लिए ग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है. और DNA is negatively charged molecule, hence it moves toward positive electrode anode. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव करता है. तो जब वो एनोड की तरफ मूव करता है तो प्रोसेस को वेक्टर डीएनए के लिए भी ऐसे ही यूज किया जाता है. मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डीएनए आइसोलेशन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें वेक्टर डीएनए भी आइसोलेट किया जाएगा एंड फॉरेन जीन भी आइसोलेट करी जाएगी, जो भी हमारी डिजायरेबल जीन है. तो दोनों को ही फिर सेपरेट करना पड़ेगा आफ्टर द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो सेकंड जो आपका स्टेप है वो है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. ये सेकंड स्टेप है जिसमें जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है डिफरेंट सोर्सेस से, अब उस डीएनए की पर्टिकुलर साइट पे कट प्रोड्यूस करना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उस डीएनए को रख दिया जाता है ऑप्टिमम कंडीशंस में. और स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन पे काट देती है. पर्टिकुलर लोकेशन पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पढ़कर समझकर उस जगह पर वो कट प्रोड्यूस कर देती है. एंजाइम का डाइजेशन हो जाता है. अब हम इन कट सेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर लेते हैं. वो नेचुरली टेंडेंसी है डीएनए में कि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है. ये प्रोसेस रिपीट करी जाती है वेक्टर डीएनए के साथ. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया है. द नेक्स्ट स्टेप में द जॉइनिंग ऑफ द डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस. अब हमें ज्वाइन करना है फॉरेन जीन को वेक्टर डीएनए में ज्वाइन करना है. दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं, तो
इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए, जब हमने दोनों को कट कर दिया है, सोर्स और वेक्टर डीएनए को, विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर्स will with space are mixed and ligase is added. तो उन दोनों के बीच में लाइगेज जोड़ दी जाती है. So, second paragraph में joining of DNA involves several processes after having cut the source of DNA as well as vector DNA with a specific restriction enzyme. The cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with spaces are mixed, ligase add कर दी जाती है, तो दोनों मॉलिक्यूल डीएनए के जुड़ जाते हैं. दिस रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. अब नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. पीसीआर की मदद से हम लोग अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी कि हम सोर्स डीएनए से जो जीन आ रही है, जो फॉरेन जीन है, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. पीसीआर एक ऐसा मेथड होता है, उससे हम एम्पलीफाई करते हैं. ये रहा डायग्राम पीसीआर मेथड का. एक मशीन होती है जिसमें 3 स्टेप्स चलते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, और इसमें एम्पलीफिकेशन किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है. And in this reaction, multiple copies of genes or DNA of interest is synthesized in vitro. तो सॉल्यूशन में मल्टीपल कॉपीज बनाने की, जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने का, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपीज बनाने का रिएक्शन चलता है. यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर डीएनए रख दिया जाता है, पर्टिकुलर डीएनए रख दिया जाता है, उसको मशीन में अप्लाई कर दिया जाता है, टाइम सेट कर दिया जाता है, और फिर उस मशीन में ये तीनों स्टेप चलते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, इन तीनों स्टेप्स की साइकिल को रिपीट होने की वजह से डीएनए बिलियन कॉपीज में मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है. फर्स्ट स्टेप में हीट मिल रही है, पर्टिकुलर हीट, मतलब हाई टेम्परेचर पे डीएनए के स्ट्रैंड दोनों अपोजिट हो गए हैं, और दोनों स्ट्रैंड अपोजिट ओपन अप हो गए हैं, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होकर दोनों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो गए हैं. और अब यहाँ पर प्राइमर्स की अनीलिंग होगी सेकेंड स्टेप में. वहां पर 3' एंड्स तरफ 5' to 3' शॉर्ट डीएनए के फ्रैगमेंट्स अटैच किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फ्रैगमेंट्स अटैच किए जाते हैं, जिन्हें प्राइमर्स कहते हैं. तो सेकेंड स्टेप में प्राइमर्स की अनीलिंग होती है. तो देन डीएनए पॉलीमरेज डाल दी जाती है, जिसका नाम टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है. थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरियम से मिली हुई ये पॉलीमरेज होती है. तो इसमें ये अटैच डाल दी जाती है, सोल्यूशन में ऑलरेडी होती है. तो जब प्राइमर्स अनील हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम टैग पॉलीमरेज है, वो इन प्राइमर्स को अपोजिट पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स पे कौन कौन से बेसिस हैं उनको पढ़ते हुए एक्सटेंड कर देती है. तो थर्ड स्टेप एक्सटेंशन होता है, जिसमें 3' से 5' तरफ नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं. ओके, सो 3 स्टेप्स है यहाँ पे. सबसे पहले स्टेप्स में डीनेचुरेशन हुआ, दूसरे स्टेप में अनीलिंग हुआ, तीसरे स्टेप में एक्सटेंशन हुआ.
तो यहाँ पर बिलियन ऑफ कॉपीज बन जाती हैं 30 साइकिल्स के बाद। अब नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट स्टेप इसी के एक्सप्लेनेशन दी हुई है आगे कि क्या तीनों स्टेप्स हैं, एक्सटेंशन, एनीलिंग और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप्स बताए हुए हैं, इन्हीं की एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे sets of primer, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA and the enzyme DNA polymerase। तो प्राइमर्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो कि प्राइमर्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन दिए हुए है। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं रीजन ऑफ डीएनए के एंड पॉइंट्स के जो डीएनए उनके रीजन्स के पास, एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज उनको एक्सटेंड कर देती है। The enzyme extend the primer using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as template। enzymes उनको एक्सटेंड कर देती है प्राइमर्स को, देन पेरेंट डीएनए को टेम्पलेट पढ़कर वो उसे कॉपी कर देती है, और ये प्रोसेस डीएनए का कई बार रिपीट होता है, तो जिससे सेगमेंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus। तो ये polymerization reaction थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरियम से निकाली हुई डीएनए पॉलीमरेज, इसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, उससे किया जाता है, बिकॉज वो थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर में उसके अंदर डीनेचुरेशन नहीं होता, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो वो एक्टिव रहती है हाई टेम्परेचर पे भी। द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद वेक्टर्स फॉर फर्दर क्लोनिंग। और एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट जो अब हमें मिलती हैं उन्हें हम लाइगेट कर सकते हैं वेक्टर्स के साथ और उनकी फर्दर क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये स्टेप हमने समझ लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब आगे के नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने 3 स्टेप समझे। नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, नंबर 2 separation or of the DNA fragments, or cutting of the DNA fragments and joining the DNA fragments to form rDNA, and the third step is amplification of those fragments by PCR। I hope you like the video, and please comment and share and like if